हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्टिव जानवी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आई हूँ जिसका टाइटल है नफरत की सुहागरात। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी कहानी डेली बेसिस पर डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और एक भी स्टोरी आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो आइए बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी को। कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में घुल रही थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। फूलों की सजावट कमरों को सपनों जैसा बना रही थी, लेकिन राधा के लिए ये सब किसी जहर से कम नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी थी, पांव जैसी जमीन में गड़े हुए थे। आज की रात, जिसे लोग सबसे हसीन रात कहते हैं, राधा के लिए डर की रात बन चुकी थी। वो लाल और सुनहरे लहंगे में सजी थी, सिर झुकाए घूंघट के पीछे बैठी थी। उसके होठ बुदबुदा रहे थे कि हे भगवान, ये रात अच्छे से कट जाए। लेकिन तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। ये रात उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनने वाली थी। अचानक दरवाजा खुला। अनन्या राधा चौंक गई। कमरे में भारी कदमों की आहट गूंज उठी। अगले ही पल राज मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़े कंधे, सफेद कुर्ता, गंभीर निगाहें। वो किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, मगर उसके हाव भाव किसी कठोर बादशाह से कम नहीं थे। राधा ने घूंघट से झांककर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, नजरें इतनी कठोर थी कि दिल दहल जाए। दरवाजा जिस अंदाज में उसने बंद किया था, राधा समझ चुकी थी कि वे गुस्से में है। राज उसके सामने आकर खड़ा हो गया, हाथ बांधे सख्त निगाहों से उसे घूरता रहा। राधा की सांसें अटक गई और फिर राज की आवाज गूंजी, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बदकिस्मत रात है। उसके शब्दों में जहर घुला था। शायद तुमने सोचा होगा कि आज तुम्हारे सपनों की सुहागरात होगी, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें खुशियां देने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें ऐसी सजा देने की जिसका दर्द तुम उम्र भर महसूस करोगी। राधा की आंखें भर आई, दिल बुरी तरह कांपने लगा। राज ने कहा, कड़वाहट उंडेली जानती हो तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ की भांजी, जिसे उसने जबरदस्ती मेरी जिंदगी में ठूस दिया। जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ तो तुम तो उसकी छाया हो। छाया को अपना कैसे बना सकता हूँ? वो ठंडी हंसी हंसा। तुम सोच रही होंगी शादी हुई है तो मैं तुम्हें दिल से अपना लूंगा, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। राधा के पैरों से जैसे कि जान निकल गई हो। वो चाहकर भी भाग नहीं सकी। राज उसके और करीब झुका, धीरे से बोला, याद रखना, शादी हुई है तो सुहागरात जरूर होगी। आज की रात तुम मेरे बिस्तर की शोभा बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें तड़पाकर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राधा के पलकों पर आंसू अटक गए, उसका वजूद कांप उठा। राज सीधा खड़ा हुआ, ठंडी आवाज में बोला, ये मत समझना कि मैं नरमी दिखाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून देगा और हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, सिर्फ एक नापसंद बोझ। राधा पीछे हटने लगी, लेकिन राज के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो बेड तक आ चुका था, उसकी आंखें राधा पर जमी थी। अचानक उसने कहा, हाथ आगे करो। राधा का दिल सहम गया। वो सिर झुकाकर सिमटने लगी, लेकिन अगले ही पल राज ने झपटकर उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि राधा की आवाज कांप उठी। छोड़ दीजिए प्लीज। राज की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो कड़वी हंसी हंसा, छोड़ दूं तुम्हें? क्या लगता है तुम्हारी मन्नतों पर मैं अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए। वैसे भी पति को खुश करना
पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। वो एक तंजिया अंदाज में बोला। राधा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर राज गुस्से में आकर उसका घूंघट उतारकर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम से चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कुछ पल के लिए शौक रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंद गई थी। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था, बड़ी बड़ी नम भींगी आंखें, पलके हल्के हल्के से कांपते हुए होठ, और वो खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता था। राज ने इससे पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद राधा जैसी, राधा से भी ज्यादा। लेकिन जो मासूमियत राधा के चेहरे पर थी, वो मासूमियत उसने आज तक किसी के चेहरे में नहीं देखी थी। राज का सख्त चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान हो गया, जैसे वो अपनी जगह जमा सा रह गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद रहा कि बस इतना ही कि वो उसकी सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस औरत से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसकी सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। राज की बदलती हालत को राधा ने भी महसूस किया, और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाए। बड़ी ही उम्मीद के साथ राधा की कांपती हुई आवाज उभरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो घुटी हुई आवाज में बोली थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन राज की आंखों में फिर वही बेशुमार नफरत लौट आई। माफी, वो कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ, राधा ने डर के पीछे हटने की कोशिश की, मगर राज ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करना। उसकी आवाज किसी जहर में डूबे खंजर की तरह से। तुम्हारी मानसी ने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वो कीमत आज मैं ही लूंगा। ये कहकर वो उसके और करीब हुआ। उसके पहले स्पर्श पर ही राधा की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई हो। एक तंजिया हंसी हंसते हुए राज उसके चेहरे को ऊपर उठाया, जहां उसके होठों से खून की बूंदें छलक रही थी। ये मेरी नफरत की पहली निशानी। अब आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जबकि राधा ने आंखें बंद करते हुए खुद को संगदिल इंसान के हवाले कर दिया था। रात के अंधेरे में जब राज के हाथों में अनन्या की खूबसूरती को महसूस किया, तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा। लेकिन वो अपने दिल में राधा के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफें उठाई थी, उन सब तकलीफों का बदला वो राधा से लेना चाहता था। राज का रवैया एक बेरहम जल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श राधा के लिए एक दर्दनाक सदमे जैसा था। वो पूरी रात पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस थी। बस बस करें, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती। मगर राज मेहरा पर कोई असर ना हुआ। वो अपनी सौतेली माँ की नफरत को इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक दरिंदा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी, और वो हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसे कोई गलती नहीं की थी। वो राधा थी, जो कभी अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करती थी। माँ के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वो अपनी मासी के घर आई थी, और आज उसी मासी ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे से करवा दी थी, जो अपनी कठोरता के लिए मशहूर था। और उसने वही किया जिसका राधा ने अंदाजा लगाया था। पहली ही रात उसने उसे तोड़कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वो नफरत की भेंट चढ़ गई। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर आई, मगर ये रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी।
ये रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी। एक ऐसी रात के बाद जो किसी अजाब से कम नहीं था। राज मेहरा आईने के सामने खड़ा अपनी सफेद शर्ट की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली पैंट बेदाग, बाल सलीके से सेट, चेहरा सख्त और भाव शून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीजा और एक सूटकेस था। वो हर तरह से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नजर घुमाकर बेड की तरफ देखा जहां राधा बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने अर्जुन मेहरा की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके राधा ने धीरे से आंखें खोली और नजरों का टकराव होते ही राज ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। नफरत में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को ठप कर सुला दिया और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बेड पर रख कर दिए। ये लो तुम्हारी पहली रात की कीमत, शायद यही तुम्हारी औकात है और हमेशा रहेगी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल ना सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेट वो अपना सिर घुटनों में छिपाकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर ना जाइए। इस रिश्ते को एक मौका दें। हम मिलकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूँ आपकी जिंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफों को कम कर दूंगी। मैं रिश्तों के लिए तरसती हुई लड़की हूँ। पूरे मन से आपको अपना पति माना और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसने बेबसी से नजर उठाकर राज मेहरा का चेहरा देखा। वो उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्ते की बेड़ियां उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में था ही नहीं। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर। उसने एक आखिरी नजर उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। राधा बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी की गवाही थी और वो नोट उसकी बेकदरी का सबूत। बाहर कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज और फिर अगले ही पल राज मेहरा दुबई के लिए रवाना हो चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर। राधा वहीं पीछे छूट गई, उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी थी। राधा की जिंदगी पहले भी बेरंग थी और अब तो और भी बेरंग हो चुकी थी। दिन और रात इतनी रफ्तार से बीत रहे थे कि उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी राधा के लिए रोशनी बेईमानी थी। वो खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्ति की तरह दिख रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुई, चेहरा बुझा बुझा और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे मगर उसकी हालत ज्यों की त्यों थी, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा बदतर। उसकी आंखों के सामने वो रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा हो जाती। वो दरवाजा खुलने की आवाज, वो बेरहम आंखें, वो जहरीले शब्द और फिर वही वहशी लम्हे जब उसकी इज्जत तार तार कर दी गई थी। जब वो तड़पती रही, रोती रही, मगर राज मेहरा ने एक पल के लिए भी रहम नहीं किया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस उखड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और फिर उसके सिर में तेजी से दर्द उठा। राधा ने तड़पकर सिर झटका नहीं। वो ये सब याद करना नहीं चाहती थी, मगर वो लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। वही दर्द, वही जिल्लत, वही बेबसी और वही राज मेहरा। नहीं नहीं,
भगवान के लिए नहीं। वो अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि दीवारें भी कांप गई। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो चीखती जा रही थी, बिलक रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगी। लाउंज में बैठी राधिका जी चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबराकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर देखा तो जैसे अंदर दाखिल हुई, उसके सामने जो मंजर था उसने उसका दिल चीर कर रख दिया। राधा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थी, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और वो किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। राधिका जी बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, राधा ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं, प्लीज राज, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मत छूना मुझे। राधिका जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उनकी आंखें नम हो गई। राधा मेरी बच्ची, मैं हूं तुम्हारी मासी, उसने नरमी से कहा। मगर राधा की आंखें डर में फैली हुई थी। मत मारो मुझे, प्लीज मत छूना। उसने हाथ जोड़ दिए जैसे कोई गुनाहगार रहम की भीख मांग रहा हो। राधिका जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरी जान। राधा के जिस्म ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर जैसे पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियां भी दम तोड़ चुकी थी। उसका वजूद राधिका जी की गोद में ढह गया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। राधिका जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वो बिल्कुल बेजान पड़ी रही। भगवान, मेरी बच्ची। उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन लगाया। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर, प्लीज तुरंत घर आ जाइए, मेरी बच्ची की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर कमरे में आई। सफेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संदगी और प्रोफेशनल रवैये के लिए वो राधा का चेकअप कर रही थी। राधा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद जैसे खून की एक बूंद भी ना हो उसके शरीर में। राधिका जी उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। राधिका जी, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनका लहजा सख्त था। मैं समझ रही हूँ, मगर हुआ क्या है? ऐसे राधिका जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, ये इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार है। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए, सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन इतनी कमजोरी क्यों है और इस हाल से क्या मतलब है? आपका ये किस आपका ये किस हालत में, मैं समझ नहीं पा रही, मतलब ये किस हालत में है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। राधिका जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर कुछ पलों के लिए चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्योंकि ये उम्मीद से है। राधिका जी के कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। उनके होठ कांपे। सच कह रही हैं आप डॉक्टर? डॉक्टर ने सिर हिलाया। जी हाँ, इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चा शायद ही बच ना सके। डॉक्टर की इस खबर पर राधिका जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा, खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा, उन पर कोई दबाव ना डाले, वरना इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर ने कुछ और जरूरी हिदायतें दी। फिर राधा पर एक हमदर्दी भरी नजरें डालकर वहां से चली गई। राधिका जी ने कांपते हाथों से राधा के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उतर आई थी। उनकी आवाज एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची,
तुम मेरी सजाओं की भेंट चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा अतीत घूम गया। वही राज मेहरा का बचपन, वही वक्त जब उन्होंने राज के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने उस मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अनाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने उस मासूम राज को ना दी हो। एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसे बेबुनियाद मारा, उसे ताने दिए, उसका दिल जख्मी किया, और आज मेरा अपना खून उन्हीं उसी अंजश में पड़ा हुआ है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर राधा के माथे को चूमा जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हो। मैंने राज के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वो तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच ली। दो आंसू टूटकर उसके गालों पर लुढ़क आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। राधिका जी के लिए राधा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वो माँ बनने वाली है, वो बहुत रोई। उसे नहीं चाहिए था ये बच्चा, उसकी नफरत की निशानी। जो नफरत राज मेहरा शादी की पहली रात उस पर उंडेल कर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया। अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली थी। नर्म सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी राधा गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वो बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़ कर रख दिया हो। उसके पहलू में नन्हा सा वजूद सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होठ, बंद आंखें, उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल राज की कॉपी था। राज का खून, वही राज जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलट कर कभी खबर तक नहीं ली। राधिका जी एक तरफ खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कई मिनट तक बस उस नन्हे वजूद को देख रही थी। फिर उन्होंने नजर उठाकर मेहरा साहब की तरफ देखा, जो ऊपर से मजबूत नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे हुए दिल की दास्तान बयां कर रही थी। राधिका जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप मेरे बेटे को फोन करें, बताइए कि उसकी औलाद हुई है। शायद वो आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेहरा साहब ने एक तल्लख मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद ना हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्हें थकी हुई सांस ली और फिर फोन को वापस जेब में बंद कर दिया। वो मेरी बात नहीं सुनता। राधिका, उनकी आवाज में हार का एहसास साफ नजर आ रहा था। वो मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। राधिका जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या तुमने आज कोशिश की? मेहरा साहब ने सिर हिलाया। ना जाने कितनी कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, राधा की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर उसने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि राधिका जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चाहा चीख चीख कर राज को कोसे, उसे झकझोरे, मगर वो जानती थी कि जिसके अंदर एहसास मर जाए उसे कोई पुकार कर भी वापस नहीं ला सकता। तो ये तुम्हारी परवरिश थी। उनका लहजा कड़वा हो गया। एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फोन करे कि तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, और वो सुनने तक को तैयार नहीं। मेहरा साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूँ, मगर एक बाप ऐसा जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहराता चला गया और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। राधा गहरी नींद में थी, उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी, और उसका मासूम सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया था इस बेखबरी से सो रहा था कि जिसके नाम का
वो वारिस था, वो शायद उसे अपनाने कभी ना आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन्च में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले को लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच राधा सफेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। अब वो जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपनी तोतली जबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी माँ के चेहरे पर रख देता, तो कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर खींचने लगता और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से राधा को देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। वंश बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, राधा ने नर्म लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। नहीं, वंश ने तुरंत गर्दन झटक ली, नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वंश, राधा ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश, मगर वो तो बिजली की तरह लॉन में दौड़ रहा था। नन्हे नन्हे कदम, छोटी छोटी खिलखिलाती हुई हंसी। राधा एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। वंश, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? वंश हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और राधा उसके पीछे पीछे। राधिका जी जो अंदर बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लॉन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने राधा को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते हुए देखा, उनके लबों पर एक मुस्कान तैर गई। एक सुकून भरी मुस्कान। क्या हो रही है? उन्होंने राधा को छेड़ने के अंदाज में कहा। राधा हाफती हुई रुक गई। मासी जी देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। राधिका जी हंसते हुए आगे बढ़ी और झट से वंश को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी माँ के साथ? वंश ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वो सबकी जान है। अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाती हूँ, राधिका जी ने शरारत से कहा और राधा को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच वंश के मुंह के पास किया। पहले तो वो विरोध करता रहा, हाथ पैर मारने लगा और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही चम्मच उसके होठों तक पहुंचा, वो बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा चबा कर खाने लगा। राधा ने मुस्कुराकर वंश के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। ये हमारा शहजादा है। हाँ बिल्कुल, राधिका जी ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफर में राधा ने कई मुश्किल दौर देखे। कई बार टूट कर बिखरी थी, कई बार रोई थी, कई बार वो इतनी बेचैन हुई कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वो वंश को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर भी एक माँ की ममता जाग उठी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ही लिया। वो दिन था और आज का दिन वो बिल्कुल बदल गई। 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशों से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वो इस सरजमी पर कदम रख चुका था, जिसे वो हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। राजमहरा, जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रौबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी उसे और भी गंभीर और मिच्योर बना रही थी। ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वो बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। राजमहरा के माथे पर हल्की तोरियां थी। सब्र का दामन वो पहले ही छोड़ चुका था। ये बुकिंग कैंसिल किसने की? उसने सख्त अंदाज में पूछा।
असिस्टेंट ने सूखे होठ पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर ये मेहरा साहब ने किया है। राज के चेहरे की जबड़ियां और सख्त हो गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। जी सर, उनके खास हुक्म पर असिस्टेंट हिचकिचाया। राज ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया, जेब में हाथ डालकर की चाबी टटोलने लगा, मगर याद आया कि यहाँ उसकी पर्सनल गाड़ी मौजूद नहीं है। 3 साल बाद उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी इस सरजमीन से जुड़ने की कोशिश नहीं की जहां वो पला बड़ा, जहां उसका बचपन और परिवार था। वो सख्त तेवर के लिए बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखता, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? मेहरा हवेली। ड्राइवर ने हैरत से एक पल को राज को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। राज गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा लिया। दुबई के बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी, मगर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वो खुद ही महसूस नहीं कर पाता था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सरगोशी में खुद से कहा, शायद यहाँ आना मेरी गलती थी, मगर किस्मत उसे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए लेकर आई थी। और वो इस हकीकत से अनजान था कि हवेली में न सिर्फ उसका अतीत बल्कि उसका भविष्य भी उसका इंतजार कर रहा था। एक नन्हा सा वजूद जो उसका खून था, जो उसकी नफरत और बेदर्दी का मेल था, जो जिसकी हंसी में शायद वो नरमी थी जो राज खो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार के टायर रुके तो गार्ड ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। 3 साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ गया था, वो आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट कर आया, जैसे किसी अधूरे ख्वाब को बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया। राज मेहरा ने एक सरसरी नजर गार्ड पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिया। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने सपाट लहजे में अपने असिस्टेंट से कहा। मैं खुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था वहां हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वहां दरवाजे तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया, जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। अर्जुन की सांस एक पल को थम गई। राधा, उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ। वो मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वो हल्की सी हिली। वो किसी आहट से जाग चुकी थी। राधा ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर देखा, नजरें दौड़ाई, फिर जैसे उसकी निगाह सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म एकदम सख्त हो गया। सांसें अटक गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकों को झपकाया, मगर सामने खड़ा शख्स वाकई राज मेहरा था, उसका पति, जिसे वो 3 साल पहले अपने दिल से, जिंदगी से निकाल चुका था। और आज वो सबके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात का बेदर्द बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगी और वो खौफज़दा नजरों से राज को देख रही थी, जबकि राज की निगाहें उस पर जमी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी निगाहें राधा के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम वजूद पर जाकर ठहर गई। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन राधा डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में इल्तिजा थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, मगर राज का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। ये कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वो खुद भी अपने सवाल से डर रहा हो। राधा की जुबान जैसे तालों में जकड़ गई थी, उसके होठ कांपे, मगर वो कुछ कह ना सका। राज ने चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है।
कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर राज के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वो बेसब्री से आगे बढ़ा, उसकी नजरें बार बार राधा के उस नन्हे वजूद तक जा रही थी। कौन है ये? उसकी आवाज धीमे मगर जहर में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रही हो। राधा की सांसें अटक गई। उसने राज की आंखों में जलते हुए शोले देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये कौन है? इस बार उसका लहजा ज्यादा सख्त और सवाल का बार और गहरा। राधा की नजरें जमीन पर थी, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। राज की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने झटके से आगे बढ़कर उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और झकझोर कर खड़ा कर दिया। राधा, ये बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से से भरा था। राधा ने सहम कर आंखें बंद कर ली और आंसू गालों पर लुढ़क आए। राज की गिरफ्त और भी ज्यादा कस गई। वंश आपका बेटा, वो हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या? राज का दिल एक पल के लिए थम सा गया। मेरा बेटा? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया हो। राज की पकड़ ढीली पड़ गई, वो पलके झपकाना तक भूल गया। राज के शब्द गले में ही अटक गए। उसने बेकिनी से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। ये मेरा बेटा है। उसकी आवाज में अब एक फुसफुसाहट थी। राधा ने भीगी आंखें उठाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और राज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया हो। वो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठी। वंश, वो होली से बुदबुदाया, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल, 3 साल पहले जिसे वो पीछे छोड़ आया था, वो आज उसके सामने था। एक नन्ही सी जां की सूरत। वो सांस लेना तक भूल गया, अपने दिल में उठते तूफान को समझ नहीं पा रहा था। और राधा तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी, रोती आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया, उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वो अपनी जगह पर जड़ हो गया, नजरें अपने बेटे पर टिकी रही। वो नन्हा सा वजूद जो उसके वजूद का हिस्सा था, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर समा गया। वो जो हमेशा कठोर रहा, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, जिसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म खामोशी से सहे, वो राज मेहरा आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा वंश, वो धीमे से बुदबुदाया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। राधा हैरानी से ये मंजर देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज, जो 3 साल पहले उसे इस हालत में छोड़कर गया था, वो इस तरह लौटेगा। वो तो समझी अगर वो कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर देगा, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अपनी जिद, अपनी बेरुखी सब भूल गया, अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा वंश जाग चुका था। राज के मजबूत बाहों में आते ही वो ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही मुट्ठियां हवा में बेतरतीब हिल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। शायद वो इस अजनबी इंसान को पहचान नहीं पाया जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूं तुम्हारा पापा, राज ने कांपते आवाज में कहा और बच्चों के बालों में हल्के से हाथ फेरने लगा। राधा के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वो बेकनी से ये सब कुछ देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी कि 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वो आज अपनी औलाद के लिए इतना नर्म कैसे हो सकता है। राज ने धीरे से बच्चे को। तो दोस्तों, बाकी की कहानी मैं पार्ट 2 में आपको शेयर करूंगी। बाकी आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।
Thanks for watching.